आज इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित के संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना न भूलें। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वह सभी प्रश्न परमेय संख्या से आधारित है, परमेय संख्या पर आधारित है। तो सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि परमेय संख्या होता क्या है। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके तथा p एवं q एक पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर न हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिया -3/2, -5/7, 0, 1, -10। तो इस तरह के जितने भी संख्या होती हैं परमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर देखो एक दिया गया है कि p और q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या है, इसके बारे में भी तो हमको जानकारी होनी चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। तो देखिए इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ संख्या पद्धति और उसके प्रकार। तो उसमें सभी संख्याओं का वर्णन है, सभी संख्याओं को पूरे विस्तृत से समझाया गया है। तो उसको आप लोग जरूर देख लें। चलिए यहाँ पर कुछ हम चर्चा कर लेते हैं संख्याओं को। पहले हम आते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोला जाता है, इंटीजर नंबर, ठीक है। उसके बाद से एक आता है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर्स। और एक आता है प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल्स नंबर्स। तो यहाँ पर दिया गया पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हम जान लें प्राकृतिक संख्या क्या है। वह संख्या जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ये सब प्राकृतिक संख्या। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम सब शुरुआती क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3। उसके बाद से देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है कि 0 और प्राकृतिक संख्या को मिला दिया जाए तो वह सभी संग्रह क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या थे। जैसे 0, 1, 2, 3, ये सब प्राकृतिक संख्या। उसके बाद से बनता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या का संग्रह क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो यहाँ जैसे 0, 1, 2 डैश डैश, -1, -2, -3 डैश डैश डैश, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो आप सभी ये जान लिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो यही पूर्णांक संख्या है कि इसी में का कोई नंबर इस तरह के इस फॉर्म में p बटा q के रूप में होगा तो वह क्या कहलाएगा, परमेय संख्या। कुछ यहाँ पर हम जान लेते हैं कुछ विशेष चीज़ें कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, परमेय संख्या हो सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या हो सकते हैं। सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या हो सकते हैं। यानी क्या कहने का मतलब, जितने भी संख्या प्राकृतिक संख्या में आते हैं उन सभी को हम परमेय संख्या कह सकते हैं। क्योंकि अब जैसे देखिए मान लीजिए 5 है, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। तो देखिए p बटा q के रूप में हो गया। अब उसी तरह यहाँ 0 भी है तो 0 में ले लेते हैं। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी p बटा q के रूप में हो गया। तो इस प्रकार जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं वो परमेय संख्या हो सकते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं वो परमेय संख्या हो सकते हैं, और जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं वो परमेय संख्या हो सकते हैं। लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकते, ना पूर्ण संख्या हो सकते हैं, ना प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सब जान लेते हैं तो इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यदि नोट करना है तो आप सब नोट कर सकते हैं।
अब एक्सरसाइज 1 पॉइंट के पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0 हो? ठीक है, तो अभी हमने चर्चा किया कि देखिए, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, जो भी पूर्ण संख्या है, जो भी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, वो सभी परिमेय संख्या होता है। तो देखिए 0 जो है वह पूर्णांक में आता है, पूर्ण में आता है। तो 0 को हम, ये उत्तर अगर हमारा होगा तो लिख देंगे हल में हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। शून्य को हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ शून्य हो गया तो शून्य को हम 0/1, अगर 1 से भाग दे 0 में तो कोई भी 0 ही आएगा, तो ये p/q के रूप में हो गया। ठीक है, जहाँ p और q क्या है हमारा, जहाँ 0 और 1 क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है कि नहीं है? तो हमारा यही उत्तर होगा कि हाँ, हम 0 एक परिमेय संख्या है। अब 0 को हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 0/1, जहाँ 0 और 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या। ठीक, तो ये तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, नोट हम लिख लेते हैं, अगर 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर ये 3 और 4 है तो इस पर हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हमको अगर पूछा जाए कि बताइए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा अनंत। ठीक है, चलिए ये दिया गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम हल करते हैं। चलिए हल, पहले तो दिया जाता है कि कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, प्राप्त करना है। कितने परिमेय संख्या? 6। तो हम क्या करते हैं कि जितने परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो उसमें 1 जोड़ लेते हैं, इसलिए क्या जोड़ेंगे? 6 + 1 यानी 7। 7 हो गया। और किन के बीच में ज्ञात करना है? तो 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 और 4 के बीच में। तब क्या करते हैं कि 7 का 3 में और 4 के अंश और हर में हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 3 × 7/7 और 4 × 7/7 यहाँ लिख देते हैं। अंश व हर में 7 से गुणा करने पर तो हमने क्या किया कि 3 और 4 के हमने जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे 1 जोड़ दोगे और जितना आएगा उसमें जो जिन संख्या के बीच में निकालना है उसमें हम क्या करते हैं? उतने से गुणा कर देते हैं, अंश और हर में। यहाँ लिख भी दिया गया है कि अंश और हर में 7 से गुणा करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा आपका? 7 × 21/7 और 28/7। अतः 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 21 है, 21 के बाद क्या पड़ता है? 22, तो 22/7, उसके बाद से 23/7,
उसके बाद से 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, उसके बाद से 28 हो गया। देखिए 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर प्रश्न में पूछा जाता है इस तरह के कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आप इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। चूँकि हमने पहले ही भी लिख दिया है क्या कि अनंत परमेय संख्या होता है, तो और भी तरीके हैं आपको परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। हो सकता है कि आपका उत्तर कुछ और है, दूसरे का उत्तर कुछ और, तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी उत्तर सही होंगे। और कुछ एक विधि और देख लेते हैं इस पर, किस तरह हम ज्ञात करेंगे। दूसरी विधि ये हो सकती है, 3 और 4 है, तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3.1 लिख सकते, 0 लिख सकते हैं। तो 3.0 है, ये 4.0 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3.1 ले सकते हैं, 3.28 ले सकते हैं, 3.57 ले सकते हैं। इस तरह के तमाम हम परमेय संख्या ले सकते हैं। ये भी तरीका हमारा सही है, लेकिन आप लोगों को अगर प्रश्न परीक्षा में आता है तो जो पहले वाली विधि से ही हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 और 4/3 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि 3/4 और 4/3 ये परमेय संख्या है। इसके हर क्या हैं, इसके हर असमान है, असमान है। इस परमेय संख्या के हर क्या है, असमान है। एक में 4 दिया है, एक में 3 दिया है, ठीक है जी। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना है कि इनको समान करना है। समान करने के लिए देखिए इसमें क्या गुणा करें और इसमें क्या गुणा करें, तो इसका हम क्या निकाल लें, मौसा निकाल लें, ठीक है। तो 4 और 3 का लौसा क्या हो जाएगा, लौसा 4 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 12। यानी इसको हमको क्या करना है, हर को 12 बनाना है। तो ये हो जाएगा 3/4 है, तो इसमें क्या गुणा किया जाए कि 12 हो जाए। तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा तभी 12 होगा, और इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो ऊपर नीचे 4 से गुणा, क्योंकि समान अंक से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 और 4 × 12 और 4 चौके 16 और 3 चौके 12, इतना आ गया। अब देखिए हमको कितना निकालना है, 5 निकालना है। तो देखिए हर जब बराबर हो गया तो 5 के बाद 9 के बाद से 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये 5 आ जाएंगे। अतः 3/4 और 4/3 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या क्या हो जाएंगे, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12 और 15/12। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा, सेकेंड जो विधि है उसको भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है 3/4 और 4/3, तो इसको दशमलव में बदल लो, ये भी उत्तर सही होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बताए हैं कि जो भी अगर प्रश्न एग्जाम में करना होगा तो इसी विधि से आप लोग करेंगे। तो इसको अगर दशमलव बदलेंगे तो 0.75 और इसका होगा 1.33, ये होगा। यानी 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75 और 4/3 को 1.33। तब इसके बीच में अनगिनत हम क्या लिख सकते हैं, परमेय संख्या लिख सकते हैं। तो परमेय संख्या है क्या क्या लिख सकते हो भाई, देखो 0.78 लिख सकते हो, 0.95 लिख सकते हो, 0.82 लिख सकते हो, 0.99 लिख सकते हो। इस तरह तमाम परमेय संख्या लिख सकते हैं,
ठीक है जी। तो इस विधि से ये भी विधि सही है और ये भी विधि सही है, तो आप जिस तरह हल करना चाहें, लेकिन परीक्षा में आप लोग इसी तरह हल करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। देखिए तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हर असमान था, और यहाँ पर हर समान है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या लिखना होगा हल में, यहाँ 3/5 और 4/5 के हर समान है तथा 5 परमेय संख्या प्राप्त करना। 5 परमेय संख्या प्राप्त करना है। कितने परमेय संख्या? 5 परमेय संख्या। इसलिए जितनी परमेय संख्या ज्ञात, जब हर बराबर हो या कोई पूर्णांक संख्या में दे दिया गया, तो इसके लिए वही विधि जो प्रश्न पहला हल किए थे, तो इसके लिए एक जितना कह रहा है उससे एक उसमें जोड़ दो, तो 5 धन 1 यानी 6। ये 6 जो होगा इसके अंश और हर में गुणा करोगे, तो 3/5 और 4/5, तो 3/5 इसके अंश और हर में, अंश व हर में 6 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हमने अंश और हर में 6 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 18, 30 और 24, 30 हो गया। 6 × 5 = 30। तो देखिए 18 और 24 के बीच कितने गैप है? 5 गैप हैं, तो लिख देंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 22, 23/30, 23/30, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अच्छा, ये भी है कि अगर ये सरलीकरण हो रहे हैं तो आप सरलीकरण भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम जितने भी परमेय संख्या के बीच में अगर पूछ रहा है तो इस विधि से हल कर लेंगे। यदि मान लीजिए कि हर असमान है तो पहले उसको हर को असमान करिए और तब उसके बीच में देखिए कितना गैप है, आसानी से वो निकल पाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें सत्य असत्य देखना है हमको। पहला जो दे दिया गया है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम पहले शुरू में ही बताए थे आप लोगों को कि देखिए पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित होते हैं, और 0 सम्मिलित होता है तब पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? इसका कारण आप लोग ये लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित होता है, यानी पूर्ण संख्या में होता है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण में नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण जो होता है हमारा यहाँ पर देखिए, पूर्ण जो होता है वो 0 1 2 3 ये होता है। और पूर्णांक जो होता है हमारा क्या होता है? माइनस वाला भी होता है, 0 होता है और प्लस, ये तीनों चीज़ों का संग्रह होता है पूर्णांक में। तो इसलिए देखिए ये सभी 0 और प्लस हैं, तो माइनस वाले चीज़ इसमें नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, बल्कि अगर ये पूछा जाए कि एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, तो ये सत्य है। लेकिन ये क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या नहीं होगी। जितने भी ऋणात्मक है वो पूर्ण होते ही नहीं है। तीसरा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी वही चीज़ है कि सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि सभी पूर्ण संख्या परमेय हो सकते हैं, लेकिन सभी परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होंगे। तो ये भी क्या होगा, हमारा असत्य होगा। ठीक है जी। तो आप अपने भाषा में इसका कारण स्पष्ट कर सकते हैं। पहला हमारा सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा और तीसरा असत्य होगा। ठीक है।